दोस्तों, मैं एक और हॉरर फिल्म लेकर वापस आ गया हूँ। आज मैं मेई कांग सीरीज जारी रख रहा हूँ। ऊंची घास में जियाओमी और जियाओ शुआई भाई बहन हैं। वे किसी दूर शहर के लिए निकलने वाले हैं। जियाओमी के पेट से पता चलता है कि वह 8 महीने की गर्भवती है। शायद रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे अचानक मिचली आने लगी। यह मॉर्निंग सिकनेस है और यह सामान्य है। जिस शहर में वे जा रहे हैं वह 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। उल्टी करने के बाद वे बस निकलने ही वाले थे कि तभी पास की घास से एक बच्चे की मदद के लिए चीखने की आवाज आई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा, जियाओमी ने सहज ही जवाब दिया। जल्द ही बच्ची फिर से मदद के लिए रोने लगी। उसने कहा कि वह अंदर ही अंदर खोई हुई है। आखिरकार उसका बच्चा पैदा होने वाला था। जियाओमी इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी, तो वे दोनों झाड़ियों में गायब हो गए। जियाओ शुआई आगे आगे चल रहा था। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए आवाजों का पीछा किया। जियाओ मेई ने पीछा किया और पुलिस को फोन किया। कॉल जल्दी ही पुलिस स्टेशन से कनेक्ट हो गई। जियाओ मेई उसे बताने ही वाली थी कि क्या हुआ था कि फोन का सिग्नल अचानक गायब हो गया। जब उसने फिर ऊपर देखा तो जियाओ शुआई गायब हो गया था। बच्चा गायब हो गया था। जियाओ शुआई को बच्चा नहीं मिला था। हालांकि वह आवाज का पीछा कर रहा था। उसे लगा जैसे बच्चा इधर उधर भाग रहा है। जियाओ मेई ने देखा कि वह जियाओ शुआई की आवाज सुन सकती है। कुछ बहुत गड़बड़ लग रहा था, इसलिए उसने कहा कि उन्हें सड़क पर वापस जाना चाहिए। पहले उन्हें मिलना होगा। जियाओ मेई बात करती रही। जियाओ शुआई को बस आवाज का पीछा करना था। पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जियाओ शुआई के कुछ देर के लिए चले जाने के बाद वह स्तब्ध रह गई। जियाओ मेई की आवाज दोनों तरफ से सुनाई दे रही थी। वह भी ये न जानते हुए कि किस तरफ जाए। जियाओ मेई ने एक और उपाय सुझाया। वह 3 से 2 और फिर 1 तक उल्टी गिनती करेगी और जब वे 1 पर पहुंचेंगे तो वे एक साथ कूद जाएंगे। जियाओ शुआई के तैयार होने के बाद वे दोनों एक साथ कूद पड़े। स्क्रीन पर दिखा कि वे अब बहुत करीब थे। फिर उन्होंने फिर से कूदने का फैसला किया, लेकिन इस बार उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। यह देखकर जियाओ मेई घबरा गई। वह गलती से नीचे गिर गई। जियाओ शुआई भी पूरी तरह घबरा गई। उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया और बेतहाशा दौड़ने लगी। उसे दौड़ते हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक कीचड़ के एक गड्ढे में उसका पैर फिसल गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज सुनी। उसने गौर से देखा तो जमीन पर एक कुत्ता पड़ा था, जिसे उसका लंच बॉक्स मिला था। नाम के टैग पर जियाओदी लिखा था। इससे जियाओ शुआई और भी डर गई। दोपहर हो चुकी थी और उन्होंने अभी तक एक दूसरे पर ध्यान नहीं दिया था। अपने पेट में पल रहे बच्चे को परेशान करने से बचने के लिए जियाओ मेई ने थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठने का फैसला किया। तभी उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। उसने सोचा कि यह जियाओ शुआई है और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ी। हालांकि जब उसने करीब से देखा तो अचानक एक अजीब सा चेहरा दिखाई दिया। जियाओ मेई बहुत सतर्क थी। वह डर गई और जल्दी से पीछे हट गई। उस आदमी ने कहा कि वह बच्ची का पिता है और अगर वह बाहर निकलना चाहती है तो उसे उसके पीछे आना चाहिए। श्याओमी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने उस आदमी से पूछा, अगर तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता पता है तो तुम बाहर क्यों नहीं जाते? उस आदमी ने कहा कि उसका बच्चा और पत्नी भी अंदर खो गए हैं और वह अपने परिवार को ढूंढकर साथ बाहर निकलना चाहता है। श्याओमी ने अपनी सतर्कता कम की और उसके साथ चल पड़ी। ये सिलसिला रात होने तक चलता रहा। वे दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहे। अचानक श्याओमी किसी चीज ने उसे ठोकर मारी। जब उसने नीचे देखा तो उसे जमीन पर एक कैंची दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि उनके बगल में कोई व्यक्ति दफन है। ये देखकर श्याओमी जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वह आदमी गायब हो चुका था। श्याओमी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह बस जियाओ शुआई का नाम पुकारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी देर बाद भी कोई जवाब नहीं आया। अचानक झाड़ियों से एक व्यक्ति निकला। श्याओमी की जान मौत खतरे में थी। जियाओ शुआई ने भी जियाओ मेई को पुकारा, लेकिन काफी देर बाद भी कोई जवाब नहीं आया। जब वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, तभी अचानक पीछे से एक बच्चे की आवाज आई। कौवे को दफनाते हुए लड़के ने कहा कि घास मरी हुई चीजों को हिला नहीं सकती। सुंदर लड़के ने तुरंत समझ लिया कि यही वह लड़का था जिसने मदद के लिए पुकारा था। उसने सोचा कि लड़का ही उन्हें यहाँ तक लाया है, लेकिन बाद में लड़के ने दावा किया कि वह नहीं था। उन तीनों ने भी मदद की पुकार सुनी थी और अंदर घुसने के बाद अलग हो गए थे और वे बाहर नहीं निकल पाए। फिर लड़के ने कहा, तुम्हारी बहन जियाओ मेई जल्द ही मरने वाली है। सुंदर लड़का चौंक गया और उसने लड़के से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि जियाओ मेई उसकी बहन। लड़के ने कहा, यह एक पत्थर था जिस पर लिखा था, यह तुम्हें झाड़ियों की बातें समझा सकता है। फिर जियाओ शुआई ने जियाओ मेई का स्थान पूछा। लड़के ने कहा, अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। चूंकि कोई और रास्ता नहीं था, जियाओ शुआई बिना कुछ कहे उसके पीछे चला गया। कुछ ही देर बाद वे दोनों एक पत्थर के पास पहुंच गए। लड़के ने बस उस पर अपना हाथ रखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने जियाओ शुआई से भी इसे आजमाने को कहा। जियाओ शुआई ने ज्यादा सोचा नहीं और धीरे से अपना हाथ उठाया। हालांकि जैसे ही वह पत्थर को छूने वाला था, उसके पीछे अचानक कुछ हुआ। जियाओ मेई चीख पड़ी। लड़के ने कहा कि वह मर चुकी है और वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जियाओ शुआई इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसे परवाह नहीं थी कि वह खो गया है या नहीं। नंबर 2, बिना कुछ कहे दौड़कर वहां पहुंचा। अज्ञात समय के बाद एक आदमी पास के राजमार्ग पर पहुंचा। उसकी कार में लगी तस्वीरों से साफ था कि वह जियाओ मेई को ढूंढ रहा था। उससे जल्द ही एक नई खोज हुई। चर्च के गेट पर खड़ी कार जियाओ मेई और उसके पति की थी। फिर वह जांच करने गया और पाया कि अंदर का खाना पूरी तरह से सड़ा हुआ था। पूरी कार पूरी जगह धूल से ढकी हुई थी। फिर वह जांच करने के लिए चर्च गया। अंदर कुछ नहीं था। सबसे स्पष्ट चीज एक दरवाजा था। आदमी ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद पाया। कोई सुराग न मिलने पर वह आदमी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी सड़क पर पड़ी एक किताब पर उसकी नजर पड़ी। उसने उसे खोला और उस पर श्याओमी का नाम लिखा देखा। झाड़ियों को देखकर उसे शक हुआ कि श्याओमी रास्ता भटक गई है। पता लगाने के लिए वह भी अंदर चला गया। सौभाग्य से वह सावधान था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे झाड़ियों में एक गांठ मिल गई। जैसे जैसे वह करीब पहुंचता गया, वह गुफा में और भी अंदर चला गया, लेकिन उसे श्याओमी का कोई पता नहीं चला। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, वह आदमी जल्दी से उसी रास्ते से वापस लौटना चाहता था जिस रास्ते से आया था। हालांकि काफी देर चलने के बाद उसे रास्ते का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। वह वहां फंस गया था। रात में वह आदमी रुककर आराम करना चाहता था, लेकिन अचानक उसने अपने पीछे एक आवाज सुनी। उसने ध्यान से घास को अलग किया और देखा। वह बस हवा से उड़ा हुआ एक पेड़ निकला। जैसे ही वह राहत की सांस लेने वाला था, पहले वाला लड़का स्पष्ट रूप से फिर से प्रकट हुआ। लड़के ने कहा कि वह जानता है कि वह आदमी श्याओमी को ढूंढ रहा है। मेई और वह श्याओमी का स्थान जानता था। अगर वह आदमी श्याओमी को देखना चाहता था तो उसे मानसिक रूप से तैयार होना था। वह आदमी तुरंत मान गया। दोनों साथ साथ चल पड़े। कुछ ही देर बाद वे रुक गए। श्याओमी एक सूखी लाश बन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत समय पहले मर चुकी हो। घास मृत चीजों को हिला नहीं पाती, इसलिए वे श्याओमी का शरीर ढूंढ पाए। ये देखकर वह आदमी अभी भी उदास
पास था, लेकिन जब उसने बगल में देखा तो लड़का गायब हो चुका था। उसने कितना भी चिल्लाया, वहाँ कोई नहीं था। प्रतिक्रिया: अगले दिन आदमी ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जारी रखा। कुछ ही देर बाद उसने आवाजें सुनी। इसे एक अच्छा मौका समझकर उसने तुरंत मदद के लिए चिल्लाया। बाहर से आवाजें लड़के और उसके 3 लोगों के परिवार की थी। आदमी को बार बार अपना नाम पुकारते हुए सुनकर लड़के ने जल्दी से अपनी माँ को बुलाया। उसे समझ नहीं आया कि आदमी ने उसे क्यों पहचान लिया। अचानक पिल्ला हिल गया। लड़का पिल्ले की खातिर उसके पीछे पीछे गया। अंततः वे झाड़ियों में गायब हो गए। ये देखकर पिता और माँ भी जल्दी से वहाँ पहुंचे। हालांकि अंदर थोड़ी देर खोजने के बाद न केवल उन्हें बच्चा नहीं मिला, बल्कि 3 लोगों का पूरा परिवार भी अलग हो गया। उस शाम पिता पत्थर पर ठोकर खा गया। उसने बस एक नजर डाली और पूरी तरह से उस पर मोहित हो गया। फिर वह धीरे से उसके पास गया। निर्देशक ने यहाँ एक रहस्य छोड़ दिया। यह अज्ञात है कि पिता ने इसे छुआ था या नहीं। फिर दृश्य अगले दिन में बदल जाता है। श्याओमी और श्याओ शुआई उसी स्थान पर वापस आ गए हैं। पिछली बार की तरह एक बच्चा झाड़ियों में मदद के लिए रो रहा है। उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी ही है। वे बच्चे को बचाने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर बाद उस आदमी ने 2 लोगों को बात करते सुना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे मति भ्रम नहीं कर रहे हैं, उसने हताश होकर श्याओमी का नाम पुकारा। दोनों भी भ्रमित थे। वे नहीं जानते थे कि वह आदमी वहाँ क्यों था। इस समय बच्चे की आवाज आई। उसने कहा कि उसे पिल्ला मिल गया है, लेकिन पिल्ला पहले ही अपना लंच बॉक्स प्राप्त कर चुका था। बाकी लोग बच्चे को ढूंढने के लिए आवाज का पीछा करने लगे। जल्द ही वह आदमी बच्चे के स्थान पर पहुंच गया। जैसा उसने सोचा था, मृत चीजें हिलती नहीं हैं। जल्द ही ज्याओमी, उनके हाव भाव देखकर साफ जाहिर था कि वे लंबे अलगाव के बाद फिर से मिले थे। श्याओमी का बच्चा भी लड़के का ही था। उनके बोलने से पहले ही श्याओ शुआई आ पहुंचा। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन चाहे उन्होंने इसे किसी भी नजरिए से देखा हो, यह समझ में नहीं आया। वह आदमी श्याओमी के गुजरने के 2 महीने बाद आया था, जबकि श्याओ शुआई ने कहा कि वे 2 दिन पहले ही गए थे। जाहिर है ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन पीछे मुड़कर सोचने पर इस झाड़ी में कोई नहीं था। क्या उचित है? अभी सबसे जरूरी बात यह है कि वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढा जाए। सुंदर लड़के ने बच्चे को अपने कंधों पर बिठा लिया। एक और चक्कर लगाने के बाद लड़के को एक नई खोज हुई। उसने दूर एक घर जैसा कुछ देखा। सुंदर लड़के ने पूछा कि क्या यह कोई चर्च है, लेकिन लड़के ने कहा कि यह बहुत दूर है और साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। पता लगाने के लिए वे चारों निकल पड़े, लेकिन उनके जाने के कुछ देर बाद श्याओमी का फोन बजा। अंदर से एक औरत की आवाज आई। उसने ज्याओ शुआई से कहा कि वह पुरुषों को चोट न पहुंचाए और हमेशा उनके साथ रहे, अन्यथा वे हमेशा एक ही गलतियां करते रहेंगे। हर कोई दंग रह गया। उस आदमी ने कहा कि उन्हें जल्दी करना होगा, अन्यथा इस तरह की घटना बार बार होगी। वे फिर से घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे लगभग वहां पहुंचे, ज्याओ मेई अचानक बेहोश हो गई। लड़के के पिता दौड़ कर आए। उसे बचाने के कुछ प्रयासों के बाद ज्याओ मेई आखिरकार जाग गई। पिता ने कहा कि यह सिर्फ हीट स्ट्रोक था और यह कुछ गंभीर नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है और एक बार जब वे अपनी माँ को ढूंढ लेंगे तो वे सभी एक साथ निकल सकते हैं। ये सुनकर वह आदमी देखना चाहता था कि घर कितनी दूर है। चारों ओर घूमने के बाद बच्चे ने कहा कि घर चला गया है। पिता ने कहा कि यह सामान्य है और अगर वे जाना चाहते हैं तो वे उनके साथ आ सकते हैं। उस शाम पिता सभी को पत्थर के पास ले गए। उसने जल्दी से सबको अपने पति की बातों पर यकीन न करने को कहा, क्योंकि उसने उसे अपनी आंखों से श्याओ मेई को मारते देखा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि श्याओ मेई क्यों पुनर्जीवित हुई थी। उसके पति की हत्या निश्चित थी। यह सुनकर बाकी लोग जल्दी से वापस लौट आए, लेकिन बच्चे की माँ भागी नहीं। पिता ने उसे वहीं पर खाने का डिब्बा उठाने को कहा। एक पल बाद सब रुक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। तभी लड़के का कुत्ता दिखाई दिया। उसे आगे भागता देख बाकी लोग जल्दी से उसके पीछे दौड़े। वे एक घर में घुस गए। हालांकि इससे वे कुछ देर के लिए रुक सकते थे, लेकिन आखिरकार उन्हें पकड़ लिया जाएगा। श्याओ शुआई ने उस आदमी को हर बात के लिए दोषी ठहराया। अगर उसने श्याओ मेई को नहीं छोड़ा होता तो वे झाड़ियों में नहीं जाते। वह आदमी गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि श्याओ शुआई बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। उसने कहा कि यह एक बहाना है। उसका असली मकसद श्याओ मेई को उससे नफरत करवाना था। वह हमेशा से पुरुषों को नीची नजर से देखता था और वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन का पुराना प्यार फिर से जगे। यह सुनकर श्याओ शुआई पूरी तरह से आग बबूला हो गया। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। फिर लड़के के पिता ने दरवाजा जोर से खटखटाया। यह देखकर वे जल्दी से ऊपर की ओर भागे। चूंकि उनके पहुंचने पर सड़क पर एक चर्च था, उन्होंने तुरंत आसपास का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि चर्च ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन अब एक समस्या थी। एक बार अंदर घुसने के बाद घास में घुसने पर वे रास्ता भटक भी सकते थे। जैसे ही दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, लड़के का कुत्ता फिर से प्रकट हो गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कुत्ता रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इसकी तह तक पहुंचने के लिए वह आदमी एक मंजिल ऊपर चढ़ा। वहां उसने देखा कि कुत्ता भाग गया है। यह देखकर उस आदमी को शक हुआ कि नीचे एक छेद है जो बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। वह पास से देखने के लिए आगे दौड़ा। अचानक उसका हाथ फिसल गया और लगभग गिर ही गया। यह एक अच्छा मौका देखकर ज्याओ शुआई ने निर्णायक रूप से हाथ छोड़ दिया। लड़के के पिता ने उसे पकड़ लिया। ज्याओ शुआई जल्दी से ज्याओ मेई को ले गया। यह देखकर कि वह आदमी अभी भी वापस नहीं आया था, ज्याओ मेई तुरंत समझ गया कि यह ज्याओ शुआई का ही काम था। क्रोधित होकर वह झाड़ियों में छिप गया। क्योंकि ज्याओ शुआई भागने वाला आखिरी व्यक्ति था, उसके पिता ने उसे पहले मरने देने का फैसला किया। अजीब तरह से वह जानता था कि ज्याओ शुआई कहां जा रहा था और आखिरकार उसे जमीन पर पटक दिया। जब सुंदर लड़के ने बगल में देखा तो उसने अपनी लाशें हर जगह देखी। इसका मतलब था कि वह चाहे जैसे भी भागे, अंततः अपने पिता के हाथों मर जाएगा। लड़के के पिता ने पहले ही कई बार अनुभव किया था कि वे सभी किस द्वार से गुजरे हैं। दूसरी तरफ का आदमी जाग गया। थोड़ी देर खोजने के बाद उसने ज्याओमी की आवाज सुनी। हालांकि दोनों ने अभी कुछ देर बातचीत की थी जब ज्याओमी को लड़के के पिता ने पकड़ लिया। पास में कैंची की एक जोड़ी देखकर ज्याओमी ने चाकू मार दिया। अतीत में उसने सोचा कि वह पीछा से बच सकता है, लेकिन अगले ही पल झाड़ियों से लाशें निकली। उसने जो कहा वह पिछले पैराग्राफ की याद दिलाता था। ज्याओ शुआई को पुरुषों को चोट न पहुंचाने दो, वरना तुम हमेशा यही गलती करोगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, ज्याओमी के पेट में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चे को जन्म देने वाली हो। उसके बगल में एक चट्टान गिरी। उसने देखा कि गुफा का तल पूरी तरह से लाशों से ढका हुआ था। कुछ अभी भी जिंदा थी। ज्याओमी वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन वह नहीं निकल सकती थी क्योंकि उसका बच्चा पैदा होने वाला था। आखिरकार दर्द से उसकी सांसें थम गईं। जब वह फिर से उठी तो ज्याओ शुआई उसे खाना खिला रहा था, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि उसने जो खाया था वह उसका नहीं था, कुछ और। असल में उसका अपना बच्चा था। उसके सामने खड़ा आदमी भी वह सुंदर लड़का नहीं था, बल्कि उस लड़के का पिता था। एक पल बाद वह आदमी दौड़ कर आया। ज्याओमी का पेट पहले से ही सपाट था और आसपास कोई और बच्चा नहीं था। यह देखकर वह अच्छी तरह
समझ गया कि बच्चे को उसका दोपहर का भोजन मिल चुका है। तभी बच्चा भी दौड़ कर आया। उसने कहा कि उसके पिता ने सबको मार डाला है, ऐसी बातें कभी नहीं रुकेंगी, वे बार बार मारे जाते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पिता आ पहुंचे। उसके और उस आदमी के बीच भी यही हुआ। लड़ाई शुरू हो गई। आदमी ने जल्दी ही बढ़त हासिल कर ली। उसने घास के 2 पत्ते पकड़े और पिता का गला घोंट दिया। भयंकर संघर्ष के बाद ब्यान ब्याओ अंततः मर गया। अंततः आदमी ने एक निर्णय लिया। उसने अपना हाथ पत्थर पर रख दिया। पल भर में पूरे जंगल का एक नक्शा दिखाई दिया। फिर वह लड़के को बाहर ले गया और उसे श्याओमी का हार दे दिया। अब वह आदमी और नहीं जा सकता था। उसने बच्चे से श्याओमी को अंदर आने से रोकने के लिए कहा। अंततः बच्चे को अंदर ले जाया गया। एक कमरे में जो चर्च का द्वार था, लड़का बाहर गया और उसने देखा कि श्याओमी और श्याओ शुआई झाड़ी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इस अंतहीन चक्र को समाप्त करने के लिए लड़का तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा। पहले तो श्याओमी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बच्चे ने हार निकाला तो दोनों ने देखना बंद कर दिया। अंतहीन चक्र अंततः टूट गया और केवल वह आदमी झाड़ी में रह गया। आइए कहानी का अंत में विश्लेषण करें। शायद यह पत्थर की वजह से था। झाड़ियों में समय बाहरी दुनिया से अलग होता है, इसलिए यह बार बार दोहराया जाता है और यह पत्थर इंसानी इच्छाओं को और बढ़ा देता है। लड़के का पिता दिल का दुष्ट है और पत्थर को छूने के बाद वह और भी दुष्ट हो जाता है। इसके विपरीत अगर कोई दिल का दयालु है तो पत्थर को छूने से वह और भी दयालु हो जाएगा। इस फिल्म ने मुझे एक अनजाना सा डर दिया। इसने मुझे घर के मक्के के खेत से डराने में कामयाब कर दिया। अगर